लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। हमने एक बटन बनाया था जिसमें डायनामिक स्टाइलिंग्स वगैरह हमने दे दी थी, है ना। देखा था ना हमने कि हम उसमें स्टाइलिंग्स वगैरह कैसे पास कर सकते हैं। जिस तरह का भी हमारी थीम का बटन होगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक अ, वैसे तो हमारी सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह सही चल रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आपको बाज़ औक़ात आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ डेटा ऐसा होता है जो थ्रू आउट पूरी ऐप के अंदर आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वो होता है बेसिकली आपका ऑथेंटिकेशन डेटा। ठीक है, या इसी तरह से और भी कोई साइट की सेटिंग्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको पूरी एप्लीकेशन में आपको हर कंपोनेंट के अंदर तकरीबन रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आपको कम कहीं भी नहीं, कम से कम मेन कंपोनेंट में तो आपको रिक्वायर्ड है ही है। सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम एग्जांपल बना लेते हैं ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ऐड फॉर्म मेरे पास है और ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो ये सिर्फ उसी वक्त नज़र आए जब मेरे पास एक वेरिएबल है इज़ ऑथेंटिकेटेड और उसमें ट्रू रखा हुआ। ठीक है, अब उस इज़ ऑथेंटिकेटेड वाले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मैंने डायनेमिकली चेंज करानी है। फॉर एग्जांपल मेरे लॉगिन का पेज है तो वहाँ से वो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, लॉगआउट का पेज है वहाँ से भी चेंज होगी, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पूरी ऐप पे आएगा, है ना। अच्छा, अब ये वाला काम देखा जाए तो हम प्रॉप्स के ज़रिए तो कर सकते हैं, डेटा को प्रॉप्स के ज़रिए पास करेंगे, लॉगिन को भी लॉगआउट को भी। ठीक है, और ऐप के अंदर डेटा रहेगा तो ऐसे हो तो जाएगा, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, चल भी जाएगा काम। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि किस हद तक प्रॉप्स पे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है लॉगिन लॉगआउट से पहले एक और लेयर हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हैंडलर के नाम से कोई कंपोनेंट हो, पहले उसको पास करो, फिर उससे लॉगिन को पास करो, फिर लॉगिन के अंदर अगर एक बटन का कंपोनेंट है तो उसको भी डेटा की पास करो, क्योंकि क्लिक तो वहीं पे ही होगा ना लॉगआउट के ऊपर। समझ में आ रही है बात। तो वो जो प्रॉप्स हैं वो एक प्रॉप्स एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस तरीके से वो प्रॉप्स की एक बहुत लंबी एक चेन बनती चली जाएगी हमारे पास। अगर हमारे पास डेटा इस तरह का है जो कि क्या कहते हैं ऑल ओवर द ऐप जो है वो क्या कहते हैं हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम प्रॉप्स के ज़रिए तो फिर उस पर काम करेंगे तो बहुत खिचड़ी पकेगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक हल होता है कि रिएक्ट जो है वो एक हमें तरीका देता है, और उस तरीके के ज़रिए आप कोई भी क्या कहते हैं डेटा वो आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को यानी या जहाँ पे भी किसी कोई मॉड्यूल है आपका, उस मॉड्यूल को आप प्रोवाइड कर सकते हो, पूरे मॉड्यूल को डेटा, चाहे उसमें जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। फिर यही चीज़ है, फिर आगे चल के फिर कॉन्टेक्स्ट से जो है ना क्या कहते हैं आगे बनी, फिर स्टोर्स बने, फिर उसमें क्या कहते हैं फिर वो रिडक्स आ गई, तो वो और उसको ले गई। लेकिन अभी भी हर एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स यूज़ नहीं होती। अगर कोई छोटी एप्लीकेशन है जहाँ पे रिडक्स के बगैर काम चल सकता है तो प्रेफर करते हैं लोग कि वो रिडक्स ना यूज़ करें, क्योंकि रिडक्स बहुत हैवी लाइब्रेरी है। तो रिडक्स के बगैर ही काम करें। अगर रिडक्स के बगैर काम चल सकता है तो, अगर कॉन्टेक्स्ट पे ही काम चल रहा है तो फिर कॉन्टेक्स्ट पे ही चल रहते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का ही अपग्रेडेड वर्जन है रिडक्स। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो आज हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसको हम कैसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मेरे पास ये एक ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, इस ऐप कंपोनेंट के अंदर मेरे पास समझ लो कि यहाँ पे एक स्टेट के अंदर मैं एक डेटा कोई ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट यूज स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, यूज स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमारी चलेगी फॉल्स। फॉल्स क्यों जा रही है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्या रहेगी, या इज़ ऑथेंटिकेटेड जो है वो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है, जब वो लॉगिन कर लेगा तो वैल्यू यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम यूज़ स्टेट को यहाँ पे बता भी सकते हैं कि भाई मैं इस यूज़ स्टेट के अंदर क्या चीज़ें रखने वाला हूँ। क्या रखेंगे यहाँ पे? बोलिए। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना लेता हूँ। इसमें मैं रख लेता हूँ इज़ ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू सेट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है,
या इज़ शॉर्ट कर लेते हैं, बहुत लंबा हो रहा है नाम इसका, ऑथ कर लेते हैं। ठीक है भाई, इज़ ऑथ और सेट इज़ ऑथ। सही है भाई। अब मैं यहाँ पे चेक करवाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर को ये जो मेरा इज़ ऑथ है, ठीक है, यहाँ पे इस पूरे को मैं रैप कर लेता हूँ एक और डिव के अंदर, लिस्ट को भी और फॉर्म को भी अपने। ठीक है, और ये वाला जो डिव है मैंने सिर्फ उस केस में दिखाना है जब मेरे पास इज़ ऑथ क्या हो, ट्रू हो। तो मैं उसको कैसे चेक करूँगा, इज़ ऑथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब तो पता है ना क्या होता है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, या कह सकते हो आप, अगर हम चाहें तो इसके लिए, इस पूरे डिफ के लिए भी तो एक कंपोनेंट बना सकते हैं ना, बना लें। ठीक है, थोड़ा सा काम जो है ना वो हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। भाई यहाँ पे हमारा काम टू डू वाला काम करवाना चाह रहे थे ना हम। ठीक है, टू डू बना लें। ठीक है, ये पूरा कंपोनेंट जो है वो सिर्फ उस वक्त नज़र आएगा जब हमारे पास इज़ ऑथ जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो टू डू डॉट टी एस एक्स। सही है भाई। अच्छा, ये जो है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा एक फंक्शन। अच्छा, अब इसको ऐड फॉर्म वगैरह वाली चीज़ें चाहिए तो जल्दी से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छा, ऐड आइटम हैंडलर इसको चाहिए जो कि हम उसको यहाँ से दे सकते हैं। और इसको क्या चाहिए, आइटम्स चाहिए इसको। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें यहाँ से इसको क्या क्या चीज़ें अच्छा, पहले तो मैं क्या रहा हूँ कि भाई अगर इज़ ऑथ नहीं है ना तो मेरे पास यहाँ पे एक डिव शो करा दो और उस डिव में लिखा हुआ हो प्लीज़ लॉगिन। ठीक है। अच्छा, ये सही लिख रहा हूँ मैं, आगे कॉलन लगाने के बाद यूज़ करूँगा उसको या नहीं, गलत कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। ये आएगा एल्स वाली कंडीशन में ना, प्लीज़ लॉगिन। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो टू डू कंपोनेंट हमने बनाया वो। अच्छा, टू डू कंपोनेंट को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो इसको चाहिए है ऐड आइटम हैंडलर। और क्या चाहिए इसको, और इसको चाहिए है आइटम्स या आइटम्स। समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी इस ऑथ की वैल्यू क्या है। अच्छा, एक तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बताओ यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमें, टाइप नहीं बताई हमने इसकी। अब टाइप क्या आनी चाहिए ऐड आइटम हैंडलर की और उसकी, यहाँ पे कोई ना कोई टाइप इसकी बतानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो एक टाइप बना लेते हैं, टाइप टू डू प्रॉप्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, या ऑब्जेक्ट तो खैर नहीं है, टाइप है ये। और इसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा ऐड आइटम हैंडलर। ऐड आइटम हैंडलर क्या होगा, फंक्शन होगा, है ना। और ये कुछ रिटर्न करेगा नहीं ना, तो इसको वर्ड रख देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रख देते हैं टू डू प्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा आइटम्स। ठीक है, आइटम्स में हमारे पास क्या आएगा, आइटम की हमने एक टाइप ऑलरेडी बनाई हुई थी, मुझे याद पड़ रहा है ना, नहीं बनाई थी, नहीं बनाई थी।
स्ट्रिंग एरे, ठीक है। चलो स्ट्रिंग एरे ही रख देते हैं अभी फ़िलहाल। सही है भाई। जी। अच्छा, एक मसला होगा ना यहाँ पे ऐड आइटम हैंडलर को, क्या मसला है बताओ, जल्दी से बता दो देख के फटाफट। ये लिस्ट और फॉर्म अब हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे थे, उसको हटा सकते हैं। ऐड आइटम हैंडलर में एरर क्यों आ रहा है? क्या? देखो, हमने ऐड आइटम हैंडलर को जो हैंडलर पास किया है, ठीक है, वो क्या ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना। हमने यहाँ पे उसको क्या बताया है, ठीक है, तो हम इसको क्या बताएंगे कि भाई ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा, जो भी है उसका नाम ए से, और उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है भाई, चला गया एरर। सही है। अच्छा, तो ये जो आ, आगे हमारे पास अब चलना चाहिए, क्या नज़र आएगा अभी फ़िलहाल, अगर अभी हम इसको एप्लीकेशन को चला दें अगर, तो इस ऑथ लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग में, पक्की बात है। लेकिन मैं तो यहाँ पे कंडीशन चलाना चाह रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये प्लीज़ लॉगिन चले, अगर इस ऑथ कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ। ठीक है भाई, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, अब चलेगा। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ ट्रू, तो मेरे पास, ठीक है, लॉगिन की जगह वो फील्ड्स आ गई। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस सेट इस ऑथ को क्या कहते हैं, किसी बटन के ज़रिए इसको ट्रू करवा दूँ। सही है। उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि ये पूरा का पूरा डेटा मैं कहाँ ले जाता हूँ, एक कंपोनेंट में ले जाता हूँ। उसके लिए कंपोनेंट कौन सा अच्छा रहेगा, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं लॉगिन का, और उसके अंदर हम बना लेते हैं एक नई फाइल, लॉगिन डॉट टी एस एक्स। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए लॉगिन के नाम से, और इसी को हम क्या कर होंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन। अच्छा भाई, इस लॉगिन के अंदर क्या होगा, एक रिटर्न हो रहा होगा, रिटर्न क्या करेंगे हम, प्लीज़ लॉगिन। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से लॉगिन में रख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉगिन कंपोनेंट। सही भाई, तो प्लीज़ लॉगिन अब हमारे पास कहाँ से आ रहा है, लॉगिन डॉट टी एस एक्स उठ के आ रहा है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास प्लीज़ लॉगिन वाला डिव था, एक पेरेंट डिव में बना लेता हूँ। ठीक है, और इस डिव को मैं ले जाता हूँ इसके अंदर, और इसी के साथ साथ एक और डिव बना लेता हूँ, और इस डिव के अंदर मेरे पास आ जाएगा एक बटन, और बटन में क्या आएगा, लॉगिन। ठीक है, इसकी टाइप भी बटन ही रख देते हैं, और इसके ऑन क्लिक पे क्या होगा, क्लिक पे क्या होना चाहिए, कोई एक हैंडलर हमें मंगवाना पड़ेगा ना, कि जो लॉगिन कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? स्टेट को चेंज कर दे, और स्टेट को यहाँ पे क्या कर दे, सेट इज ऑथ को कर दे ट्रू। ठीक है, तो हैंडलर कहाँ पे बना ले, यहीं पे बना ले, सेट लॉगिन हैंडलर। ठीक है। अच्छा, इसको हम कोई भी एक वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होगी, एक बुलियन।
यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू आएगी ये क्या करेगा, सेट इज ऑथ के अंदर रख देगा। सही है भाई। इस सेट लॉगिन हैंडलर के अंदर अब इसको हम किस में पास करा देंगे, लॉगिन में, और इसको हम नाम दे देते हैं ऑन लॉगिन का। ठीक है, सही है भाई। अब यही ऑन लॉगिन जो है वो हमें यहाँ पे प्रॉप्स में लेना पड़ेगा, ऑन लॉगिन, सही है। और इसकी टाइप क्या होगी, पहले तो की आएगी ना ऑन लॉगिन की, और टाइप क्या होगी, फंक्शन होगी ना, बुलियन क्यों होगी। ठीक है भाई। इस फंक्शन का पैरामीटर एक होगा ए और उसकी वैल्यू क्या होगी, बुलियन। सही है भाई। तो हमारे पास जो है वो लॉगिन भी चल गया हैंडलर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके क्लिक के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऑन क्लिक के ऊपर, अच्छा चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, एक अलग से कांस्टेंट के अंदर फंक्शन बना के भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पे ही बना लेते हैं। ठीक है, ऑन लॉगिन, और इसको पास क्या हो जाएगा, क्या पास होगा, सही है भाई। तो हमारे पास लॉगिन आया और प्लीज़ लॉगिन यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये जो हमने बटन रखा है इसकी जगह हम अपना वाला बटन भी यूज़ कर सकते हैं ना, याद है ना हमने कौन सा बटन बनाया था एक, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया और उसकी क्लिक के ऊपर ये लॉगिन हो गया। सही है। तो ये छोटी सी एक ऑथेंटिकेशन वाले हमारा प्रोसेस था, जो कि अभी हमने किसके ज़रिए किया है, प्रॉप्स के ज़रिए। अब इसी चीज़ को अगर हम करना चाह रहे हैं किसके ज़रिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ज़रिए, वो कैसे होगा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के जो है ना उसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको किसी भी डेटा का, अगर आप एक से ज़्यादा, पहले तो जान लो कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल लॉगिन के बाद अगर आप पोस्ट दिखाते हो तो पोस्ट का कॉन्टेक्स्ट एक हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जितना भी आपका डेटा है आप उसके लिए कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो, लेकिन सबके लिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बनाओगे। ठीक है, जहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ है वहाँ पे सिर्फ उसी को यूज़ करोगे, सिर्फ वहाँ पे। ठीक है, कोई ज़्यादातर लोग प्रेफर ये करते हैं कि वो मॉड्यूल वाइज कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। मॉड्यूल वाइज मतलब मॉड्यूल किसको कहते हैं हम पता है, आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो मॉड्यूल में जो ब्रेक करते हैं ना, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक की लॉजिक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट के अंदर कोई इशू आ रहा है तो आप सीधा पोस्ट के मॉड्यूल के अंदर ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मीडिया के मॉड्यूल में मसला आ रहा है, मीडिया का कोई से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, तो आपको पता होगा कि ये वाला जो इसका इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मुझे इस मीडिया के मॉड्यूल के फ़ोल्डर के अंदर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो लोग उसको मॉड्यूल वाइज एप्लीकेशन को अपनी ब्रेक कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इसके लिए इसमें भी यही होगा, आप जब कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करोगे तो मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन को ब्रेक करोगे, और जहाँ पे जिस डेटा की आपको नीड है वहाँ पे उसको यूज़ करोगे बस। और ठीक है, जैसे ये ऑथेंटिकेशन वाली एग्जांपल है तो ये मॉड्यूल्स पे नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो ओवरऑल दी ऐप उसी के ऊपर चल रहा होता है, पूरी ऐप एप्लीकेशन आपकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर ही बेस्ड होती है। हाँ, अगर आपने कोई आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा डेटा है जो कि आप चाह रहे हो कि बगैर लॉगिन के भी मैं दिखा दूँ यूज़र को, ठीक है, तो आप उसको दिखा सकते हो, वो फिर आपका बाहर चला जाएगा उस मॉड्यूल से। ठीक है भाई, बात समझाइए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एप्लीकेशन है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो है वो कम्प्लीटली सिक्योर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे कोई भी आए तो पहले उसको लॉगिन करना पड़े। ठीक है, बाद में कुछ चेक करेगा, बाद में कुछ देख सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे पहले तो बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट, जैसे हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं ना, इसी तरीके से हम एक और फोल्डर, अच्छा अब ये फोल्डर का जो ये नाम है ये भी आपके ऊपर है। ठीक है, कुछ लोग कन्वेंशंस पसंद करते हैं स्टोर के नाम से। ठीक है, कुछ लोग कॉन्टेक्स्ट के नाम से, मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही का नाम मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर अभी हम पहला कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। मैं ऑथेंटिकेशन का कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ तो मैं इसको बताऊँगा ऑथ
कॉन्टेक्स्ट डॉट tsx। ठीक है भाई। अच्छा, ये नेमिंग कन्वेंशन देख लो, कंपोनेंट वाली ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी आप कैप स्मॉल से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये भी आपका बाद में यूज़ होगा, ठीक है। तो इस पर भी JSX वाली जो काम है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, जो आपकी रिएक्ट वाला जो है। तो इसलिए इसको TSX रखा गया, वरना अगर नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट वाला कोई काम कर रहे होते तो हम उसके लिए TS फाइल बनाते हैं, TSX नहीं बनाते। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं, एक बनाऊँगा क्या, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है, कॉन्टेक्स्ट बनता है आपके पास एक जो है ना, क्या कहते हैं, रिएक्ट के जो हुक्स होते हैं, इसी तरह से एक हुक होता है आपके पास यूज़, सॉरी, क्रिएट के नाम से, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपको इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट से। अच्छा, ये हुक नहीं है, बेसिकली एक नॉर्मल सा फंक्शन है, हुक इसका हम बाद में अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को आप सिंपली कॉल करोगे, और कॉल करने के बाद इसको क्या चाहिए होती है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या चीज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इज़ ऑथेंटिकेटेड है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स, वो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल बुलियन के ऊपर यहाँ पे इसको नहीं चलाना चल जाएगा, लेकिन सिर्फ बुलियन के ऊपर नहीं चलाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट रखूँ, प्रॉपर वे में काम करूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं रखूँगा इज़ लॉग्ड इन, और उसकी वैल्यू क्या रख दूँगा, फॉल्स। सही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करूँ, और अगर मैं चाहूँ तो एक अलग से एक ऑब्जेक्ट बना के भी इसको दे सकता हूँ, कांस्टेंट में रख के, कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट ऑथ इक्वल्स टू, सही है भाई, डिफ़ॉल्ट हो गया तो डिफ़ॉल्ट ऑथ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो अच्छा, इसी को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बना लेते हैं एक, ऑथ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। और फिर इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को क्या करेंगे, ठीक है भाई। ये जो तरीका है ना, ये तो आपका नॉर्मल, अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो बगैर टाइप स्क्रिप्ट के, तो ये वो वाला तरीका है, ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट पे हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमने कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें यहाँ पे करनी होती है, टाइप सेटिंग्स करनी होती हैं। हालांकि अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो टाइप स्क्रिप्ट वाला जो फ्लेवर है ना वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जो एक फ़ायदा है टाइप स्क्रिप्ट का, कि हम कहीं पे भी गलत डेटा पास कर रहे होते हैं तो हम वहीं पे हमें रोक देता है वो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे प्रॉपर डेटा पास करो आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो मेरी ऑथ है, ठीक है, ये जो मैं इसको डेटा पास कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास एक टाइप होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को भी मैं टाइप डिफाइन करूँ, ताकि अगली बार जब कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा सेट करने की बारी हो तब भी वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करे और मुझे बताए कि भाई यही टाइप आप दोगे, इसके अलावा नहीं दोगे, ठीक है। अच्छा, टाइप जैसे अभी तक हम लोग सारे बना रहे थे वैसे ही यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल को गंदा ना करूँ, बल्कि मैं एक प्रॉपर वे में काम करूँ जिस तरीके से टाइप बनती है। जब भी आप टाइप बनाओगे ना, तो टाइप के लिए आपके पास बहुत से लोग अलग अलग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, मुझे ये वाली पसंद है, लोग पसंद करते हैं मॉडल्स का एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसमें एक फ़ाइल बनाते हैं मॉडल्स डॉट ts। अच्छा, अब बताओ कि मैंने इसको tsx क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसमें रिएक्ट से रिलेटेड काम नहीं होगा, इसमें सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट वो तमाम काम होगा जो टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट करती है, ठीक है। एडिशनल हमें रिएक्ट वाली सपोर्ट यहाँ पे इस फाइल में नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट टाइप, टाइप मेरी क्या होगी, ऑथ ऑथ डेटा कर लेते हैं उसको, ठीक है। ऑथ डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, इस टाइप के अंदर मेरे पास क्या डेटा होगा, वही डेटा जो मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रख दिया और यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, बुलियन। सही है भाई।
अब ये इस ऑथ डेटा को मैं क्या कर लूँगा अपने पास यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉलन ऑथ डेटा, मेरे पास ये आ गया मॉडल से, ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट करके यहाँ पे रख दिया। इसी तरीके से यही ऑथ डेटा मैं कहाँ पे रख दूँगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को भी बताऊँगा कि भाई आपके पास जो डेटा आने वाला है वो क्या है, ऑथ डेटा, ठीक है। आप इसी को अलाउ करो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑथ की जगह अगर मैं यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट देता हूँ और ए बी सी करके कोई भी वैल्यू देता हूँ और उसको ट्रू दे देता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा कि भाई आपने जो यहाँ पे टाइप बताई है ऑथ डेटा की, उसमें की का नाम क्या होना चाहिए था, इस लॉग्ड इन, सही है। इसलिए अब ये मुझे रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा कि कहीं से भी कोई गलत वैल्यू इसके अंदर पास ना हो, सही है भाई। अच्छा, अब ये कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया। अब अपने इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने से पहले आपको रिएक्ट को बताना पड़ता है कि भाई कहाँ तक कौन कौन से कंपोनेंट के अंदर आप चाह रहे हो कि रिएक्ट इस कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस दे दे, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है मैंने यूज़ करना है पूरी ऐप के अंदर, तो मैं उसको कहाँ पे यूज़ करूँगा, app.tsx के अंदर। अगर मैंने उसको फॉर एग्जांपल सिर्फ टू डू के अंदर तक रखना होता तो फिर मैं क्या करता, टू डू के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करता, सही है। अच्छा, अब उसको यूज़ कैसे करें, ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया है इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे पास एक होता है डॉट प्रोवाइडर, ये पूरा एक एलिमेंट हम रैप कर देंगे, ठीक है। इस एलिमेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हों या और उनके जितने भी चाइल्ड हों उन सब को एक्सेस होगा किसका, उस कॉन्टेक्स्ट का, यानी उस कॉन्टेक्स्ट के डेटा का एक्सेस यहाँ पे होगा। अगर मैं चाहूँ कि इस डिव को इस कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस मिल जाए डेटा का, तो इस डिव को तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ लॉगिन को मिल जाए तो भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉगिन जो है वो चाइल्ड हो गया किसका, ऑथ कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। कोई भी रिलेशन हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, ठीक है, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड हो, जो भी है, लेकिन चाइल्ड ही होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए लाजमी चाइल्ड होना चाहिए, तभी डेटा का एक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, सही है। तो आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे आपका, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी एक मॉड्यूल के अंदर चाहिए तो आपका मॉड्यूल का जो सबसे पेरेंट आपका कंपोनेंट है, आपको उसका पेरेंट बनाना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्ड का डेटा है यूज़र का, उसको उसके लिए कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो, तो कार्ड का जो पूरा मॉड्यूल है उसका जो सबसे पेरेंट एलिमेंट होगा वहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करोगे, सही है भाई। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ गया होगा रेड लाइन, ठीक है। ये एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसके लिए आपको एक इसकी इम्पॉर्टेंट एक प्रॉप है, वो है वैल्यू, वो आपने उसको पास नहीं की, वो आपको उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, वैल्यू के अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, वैल्यू के अंदर हम स्टेट से ही रखी हुई कोई वैल्यू दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमने वहाँ पे सेट करवानी ये वाली वैल्यू, ठीक है, इस तरह की वैल्यू भी दे सकते हैं। अच्छा, वैल्यू के अंदर क्योंकि हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट को क्या बताया था कि हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट को क्या पास करेंगे, इज़ लॉग्ड इन, और उसके अंदर बुलियन होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूँ कि मैं इसको एक ऑब्जेक्ट पास करूँ, इज़ लॉग्ड इन दे दूँ, और वो जो बुलियन वैल्यू है वो मैं कहाँ से दे दूँ इसको, इज़ ऑथ से, सही है भाई। अब जैसे ही इस ऑथ के अंदर वैल्यू चेंज होगी, जहाँ जहाँ पे भी इस प्रोवाइडर के थ्रू हम वैल्यू यूज़ हो रही होगी, वहाँ वहाँ पे वैल्यू खुद ही अपडेट हो जाएगी। चलो, मैं ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पे टू डू लॉगिन वगैरह सारा कुछ यूज़ किया था ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए भी मैं एक पेरेंट एलिमेंट बना दूँ, चेक करने के लिए सिर्फ कि मेरे पास मैं उस एलिमेंट के अंदर मुझे वो वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती, चेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो अगर मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे तो इस ऑथ सामने ही रखा हुआ है ना, आप बोलोगे सर ये तो वैल्यू वहीं से उठ कर आ गई है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ से कोई अलग एलिमेंट बना लूँ इसका, तब तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी ना। अगर मैं कंपोनेंट के अंदर एक और नया फ़ोल्डर ऐड कर देता हूँ अपने पास, एक नया कंपोनेंट ऐड करने के लिए, इसका मैं नाम रख लेता हूँ ऑथ हैंडलर, ठीक है। और इसके अंदर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक फ़ाइल नई ऐड कर लेता हूँ ऑथ हैंडलर के लिए डॉट टी एस। अब क्या बनेगी, टी एस बनेगी, टी एस एक्स, टी एस एक्स की बात है,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल सा एक फंक्शन आ जाएगा और ऑथ हैंडलर, ठीक है। और इसी ऑथ हैंडलर को हम क्या करेंगे, अच्छा ऑथ हैंडलर से हमने क्या चीज़ वापस करनी है, इसको ये कट कर लेते हैं यहाँ से, और ये क्या करेगा, रिटर्न, ये अब नहीं आएगा, ठीक है। इस ऑथ की वैल्यू हमें उठानी पड़ेगी खुद। कहाँ से उठाएंगे हम, कॉन्टेक्स्ट से उठाएंगे, ठीक है। ये जो सेट लॉगिन हैंडलर है, हम इसको पास करेंगे, ऑथ हैंडलर को। अच्छा, अभी हमारे पास, हमने यहाँ पे इसको ट्रू रखा और यहाँ पे फिर हमने इसको रखा फॉल्स चेक करने के लिए, तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें सही चल रहा है। बस हमें यहाँ पे अब ट्रू फॉल्स वाला जो डेटा वो हमें उठाना है, कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करता हूँ चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन, उसके बाद फिर हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो हमारे पास ऐड फॉर्म का और आइटम का कंपोनेंट था जो पहले से चल रहा था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हम गए ऐप के अंदर, हमारी जो ऐप कंपोनेंट है ये रहा, ठीक है। ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया, ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने सबसे पहले तो वो जो चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही थी, हमने उन तमाम को रैप करा किसी और कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। उसके लिए हमने बना लिया टू डू कंपोनेंट। टू डू कंपोनेंट के अंदर हमने क्या रख दिया, वही जो हमारे पास ऐप के अंदर पहले चल रहा था, ऐड फॉर्म लिस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अब रख दी वहाँ पे, यानी टू डू को हमने पूरी तरीके से अपनी एप्लीकेशन से कट करके उसको रख दिया, उसकी पूरी की पूरी लॉजिक टू डू में, यानी टू डू जो है वो सेपरेटली, एक तरह से आप कह सकते हो एक पूरा मॉड्यूल हमने उसका अलग कर दिया। टू डू की सारी लॉजिक हो गई अलग, ठीक है। अब उसका ऐप से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐप को पता भी नहीं है कि टू डू में क्या रखा हुआ है, सही है। उसका काम है बस टू डू को दिखा देना है, बाकी टू डू जो है वो अपनी सारी की सारी लॉजिक्स के खुद हैंडल करेगा, सही है। तो ये टू डू जो है इसको तो हम कर देते हैं अभी फ़िलहाल साइड में, ठीक है। बटन्स वगैरह जो भी चीज़ें हमारी, ये भी हमारे काम की नहीं है, आइटम लिस्ट वगैरह ये सब अलग हो गया, ठीक है। हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक ऑथ हैंडलर। ऑथ हैंडलर में क्या है, ऑथ हैंडलर के अंदर सिंपल सी एक लॉजिक है जिसमें है फॉल्स या ट्रू, ठीक है। ट्रू या फॉल्स होता है, अगर ट्रू हो जाता है तो फिर क्या शो कराएगा, ये वो ट्रू डू वाला कंपोनेंट शो करवाएगा, और अगर फॉल्स होता है तो फिर क्या होगा, लॉगिन का कंपोनेंट शो करवाएगा और उसको एक लॉगिन हैंडलर पास कर देगा, सही है भाई। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। फिर अब हमारे पास आ रहा है, क्या कहते हैं, जो हमारा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने सारी खिचड़ी पकाई है, वो है ऐप कंपोनेंट, ठीक है। बल्कि खिचड़ी तो खैर क्या पकाई है, बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है। अ, इसमें हमने क्या क्या किया हुआ है, अच्छा ये जो जितनी फालतू की सी इंपोर्ट हो रही है ना, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कहा कि भाई हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, और कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, उसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कॉल करने से पहले हम एक बार देख लें हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या किया था। कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि भाई क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक मेथड है जो कि रिएक्ट में रखा हुआ, उसको लेकर आ जाओ, ठीक है। और फिर एक मेरे पास मॉडल है, ठीक है, ऑथ डेटा के नाम से मॉडल्स की फ़ाइल के अंदर रखा हुआ है, उसको भी उठा के ले आओ, ठीक है। मॉडल्स के अंदर क्या रखते हैं हम, टाइप रखते हैं और इंटरफेसेस रखते हैं, ये हमने पढ़े थे ना टाइप स्क्रिप्ट में, टाइप्स और इंटरफेसेस, ठीक है। तो हम मॉडल्स के फ़ाइल के अंदर हमने रखा, उसको सिर्फ साफ़ करने के लिए, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे और डेटा की टाइप यहाँ पे ही बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको बताया कि भाई मेरे पास एक जब मैंने कहा उसको कि मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है, ठीक है। और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को क्या चाहिए होता है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है वो मुझे जो भी रिटर्न करता है वो बेसिकली वही कॉन्टेक्स्ट होता है मेरा, ठीक है, जिसको मैं यूज़ करूँगा अपनी ऐप के अंदर कहीं पे भी, ठीक है, एज ए कॉम्पोनेंट के तौर पे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसका चाइल्ड बनेगा, अगर जितने भी एलिमेंट जहाँ पे भी हमें वैल्यू चाहिए तो इसको भी कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा,
तो हमने क्या कहा, जब भी हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कॉल करते हैं रिएक्ट में से, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है, जो कि हम एक कांस्टेंट में हमने सेव करा लिया, ठीक है। जब हमने कांस्टेंट के अंदर उसको सेव करा लिया तो हमने उसको एक्सपोर्ट भी करवा दिया ऑथ कॉन्टेक्स्ट के नाम से, सही है। यही चीज़ जो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाई थी, हमने ऐप के अंदर इंपोर्ट कर ली ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ये रहा, ठीक है। और ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब भी आप ऑथ कॉन्टेक्स्ट का क्या कहते हैं वो लगाते हो, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडर के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दो चीज़ें होती हैं, डॉट प्रोवाइडर, डॉट कंज्यूमर, ठीक है। प्रोवाइडर अलग चीज़ होती है, कंज्यूमर अलग चीज़ होती है। प्रोवाइडर के अंदर आप डेटा को प्रोवाइड कर रहे हो, तो कंज्यूमर के अंदर आप डेटा को गेट कर रहे हो, तो लेकिन कंज्यूमर अब हम यूज़ नहीं करते। कंज्यूमर जो है वो हमारा यूज़ होता था उस वक्त जब हम क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, ठीक है। रिएक्ट जब पहले पहले आई थी तो उसमें क्लासेस वाले स्ट्रक्चर थे सारा ना। अब जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गए, पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे सारे। तो अब क्योंकि हम फंक्शनल उस पर काम कर रहे हैं, तो अब हमें कंज्यूमर की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास हुक आ गया है, हुक्स के ज़रिए हम डेटा को गेट कर रहे होते हैं। तो हमने जब डॉट प्रोवाइडर बताया ना, तो इसका मतलब ये है कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे इनिशिएट करवा रहे हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करवा रहे हैं, हम यहाँ पे डेटा की को इस डेटा जो भी वैल्यू है हम इसको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम डेटा को गेट नहीं करेंगे, सही है। गेट कैसे करेंगे, हम हुक्स के ज़रिए, सही है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमने उसको बताया कि भाई यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू का कंपोनेंट है, वैल्यू वो चीज़ है, वो प्रॉप्स है जिसको हम डेटा पास कर रहे होते हैं कि जहाँ यहाँ पे अब जो भी डेटा बेसिकली चेंज होगा, ठीक है, वो डेटा हमारी इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो रहा होगा, या बेसिकली इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट हमने यूज़ किया हुआ है, वहाँ वहाँ पे इसी वैल्यू से उस डेटा को चेंज हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू है वो हार्ड कोडेड नहीं दी जाती, ठीक है, ताकि हम इसको चेंज करें। इस वेरिएबल को बेसिकली अगर हम चेंज करेंगे कभी भी, तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा चेंज हो रहा होगा, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट को दे लो, कह लो, या पूरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं चेंज करूँ, जिस तरह से भी मैं काम करूँ, मैं उसी तरीके से इसको वो करवा सकता हूँ, डेटा को चेंज। बात समझ आ रही है। उसके बाद फिर हमारे पास ये जो इज़ ऑथ है, ये हमारे पास एक डायनामिक वेरिएबल है ना। क्योंकि ये यूज़ स्टेट सोट कर आ रहा है। जब भी हम सेट इज़ ऑथ चेंज करेंगे, इज़ ऑथ चेंज हो जाएगा। अगर इज़ ऑथ चेंज हो गया तो पूरे के पूरे प्रोवाइडर की वैल्यू चेंज हो गई। अगर प्रोवाइडर की वैल्यू चेंज हो गई तो मतलब कॉन्टेक्स्ट को हमने जहाँ जहाँ पे भी यूज़ किया है वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो प्रॉप से डेटा पास नहीं करना पड़ेगा, सही है भाई, अब समझ में आया। अच्छा, अब हम वापस जा रहे हैं अपने ऑथ हैंडलर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, उस कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू चाहिए, सही है। कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू उठाना बहुत ही आसान है। कैसे उठाएंगे, हमने यहाँ पे रिटर्न से पहले एक लाइन ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कॉन्स्ट जो भी मेरा नाम है, ठीक है, और ऑथ यहाँ पे मैं मंगवाऊँगा आप किसको, अपने कॉन्टेक्स्ट को। मैंने CTX बता दिया, ऑथ CTX इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो बेसिकली। आप मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए आपने यहाँ पे क्या स्टोर करवाया, और उसको फिर हम करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, सही है। ये हमारा हुक है। इस हुक के ज़रिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को गेट कर रहे होते हैं, और इसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, अपना रेफरेंस। मैंने आपको बताया था हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट को तो नहीं पता मैंने यहाँ पे कौन से वाले की वैल्यू देनी है, तो मैं इसको बताऊँगा कि वो जो मैंने ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाया था उसकी वैल्यू मुझे पास करो, ठीक है। वही जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना, वही मैंने इंपोर्ट करवा के किसको दे दिया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो ऑथ CTX के अंदर मुझे अब क्या मिल जाएगा, ऑथ CTX डॉट इज लॉग्ड इन, ठीक है। इस लॉग्ड इन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने करवाया प्लीज़ लॉग इन हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। जब मैंने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर, तो सेट लॉगिन मेरे पास आ रहा था, और यहाँ पे जो सेट लॉगिन किया, इस सेट लॉगिन हैंडलर ने क्या किया, सेट इस ऑथ को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। और उसने जब इस ऑथ की वैल्यू जब अपडेट हो गई, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की जो वैल्यू थी जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ये भी अपडेट हो गई, सही है भाई। अब इसमें भी एक मसला है। मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये है कि आप बोल रहे हो, बल्कि बोलना चाहिए था उस टाइम पे, आपने बोला नहीं कि सर अगर हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रॉप्स क्यों दे रहे हैं। प्रॉप्स हटाने के लिए ही तो हमने कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया था, है ना, सही है ना भाई।
ये वाले सारी चीज़ें जो आ रही हैं हमारे पास, ये प्रॉप्स क्यों आ रही हैं? ठीक है, ऑथ हैंडलर, फिर कॉन्टेक्स्ट, ये वो। अब चलो यार, मैं आप लोगों की बात थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ कि मुझे बताओ कि ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ लॉगिन हैंडलर, ये हैंडलर डेटा को फिर मैं कॉन्टेक्स्ट में अपडेट करवाऊँगा कैसे? अभी तक तो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट से सिर्फ यही देखा ना, डेटा गेट हो रहा है खाली, अपडेट कैसे करवाऊँ? इसका असल तरीका, जो सही तरीका है वो क्या है कि जहाँ पे भी आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया है यहाँ पे, इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ जैसे आपने यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू रखी ना, आप यहाँ पे फंक्शन भी तो रख सकते हो, रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे सेट ऑथ का एक फंक्शन होगा, सही है। सेट ऑथ का रख लेते हैं, या नाम कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको रख लेते हैं पूरा, सेट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सेट ऑथेंटिकेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ सिंपल सा एक, अभी बना देता हूँ एम्प्टी फंक्शन। अब सेट ऑथेंटिकेशन के अंदर एक मसला आ रहा है, बताओ क्यों आ रहा है? मॉडल के अंदर, मॉडल जो है ना वो मना कर रहा है, कह रहा है भाई आपने तो नहीं बताया था कि मेरे पास इस तरह का भी कुछ होगा। तो मैं इसको ये बता रहा हूँ, सेट ऑथेंटिकेशन मेरे पास एक होगा और उसमें होगा वाइड। ठीक है भाई, तो मॉडल्स को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब ये जो सेट ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे हमें मसला कर रहा होगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने इस लॉग्ड इन तो पास कर दिया उसको, लेकिन वो नहीं पास किया। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इस पूरे को, क्योंकि यहाँ पे कचरा हो जाएगा, इसको कर लेते हैं कंट्रोल एक्स, एक कांस्टेंट में रख देते हैं, इसको कर लेते हैं सी टी एक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू इज लॉग्ड इन। ठीक है, और सी टी एक्स वैल्यू जो है वो पास कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इस लॉग्ड इन आ जाएगा यहाँ पे, उसमें रिजॉल्ट आ जाएगा। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, सेट ऑथेंटिकेशन। सेट ऑथेंटिकेशन का जो फंक्शन है उसमें हम क्या रख सकते हैं, सेट ऑथेंटिकेशन के फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे पास ये वाली जो टाइप है और डेटा में, इसमें हमने इसको किसी पैरामीटर का नहीं बताया। ठीक है, तो हम ए कॉलन बुलियन। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे भी सही है भाई। अब मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा सकता हूँ ऑथ हैंडलर से, है ना? अब ज़रूरत नहीं है ना। अब मुझे ये ऑथेंटिकेशन वाला मेथड कहाँ मिल जाएगा? कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगा, सही है। ऑथ हैंडलर में क्यों एरर कर रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो इसको भी हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हटाने के बाद मैं यहाँ से ऑन लॉगिन इसका भी हटा देता हूँ, और लॉगिन को भी बता देता हूँ कि भाई अब आपको इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसी नाम से बना लें जिस नाम से हमारे पास आ रहा है। बल्कि हमें हमें तो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा ना, तो हम यहाँ पे ऑथ सी टी एक्स लिख सकते हैं ना, उसमें से फंक्शन निकालना पड़ेगा हमें, यूज़ यार यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, और इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। कौन से फंक्शन का नाम? मेरे भाई यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हम क्या देते हैं? अभी तो हमने देखा था, हम उसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, बताया तो है ना। अगर हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है तो हम इसको बताएंगे कि भाई मुझे ऑथ कॉन्टेक्स्ट का डेटा ला के दो। फिर इसके कॉल होने पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
और सी टी एक्स डॉट सेट ऑथेंटिकेशन उसको ट्रू दे दूंगा। समझ में आया? अब देख लेते हैं भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ पे आते हैं, प्लीज़ लॉगिन, चल गया, ठीक है। अच्छा चलो, लॉगिन नहीं देखना, लॉग आउट भी देखना है हमने, ठीक है। जल्दी से एक लॉग आउट का कंपोनेंट भी बना लेते हैं, ठीक है। फोल्डर लॉग आउट, और लॉग आउट के अंदर क्या होगा, एक नई फाइल लॉग आउट डॉट ESX, ठीक है। तो लॉगिन वाला ही पूरा का पूरा कॉपी करके लॉग आउट में रख देते हैं। लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पे बटन का नाम क्या हो जाएगा, लॉग आउट। ये प्लीज़ लॉगिन वगैरह जो है अब हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा कि ऑथेंटिकेशन को हम क्या पास करेंगे, फॉल्स, सही है। और ये लॉग आउट का कंपोनेंट हमने कहाँ पे शो करवाना है बताओ, कहाँ पे शो होना चाहिए? ऑथ हैंडलर में हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम साइन इन हो जाते हैं तो टू डू आ रहा है और लॉगिन आ रहा है, ठीक है। तो टू डू के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है, लिस्ट आ रही है, लिस्ट के नीचे हम लॉग आउट लगा सकते हैं। तो ये आ गया लॉग आउट, लॉगिन करते हैं और लॉग आउट कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये लॉगिन लॉग आउट वाली हमारी फंक्शनलिटी बन गई। एक प्रॉब्लम आप लोगों को नज़र आ रही है, मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद रीलोड करता हूँ, सब चला गया। क्यों चला गया? डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। लेकिन हमारी जो मेन एप्लीकेशन आप लोगों ने सबने चलाई है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह इस तरह की चीज़ें, एक बार लॉगिन कर लो, रीलोड करो तो क्या दोबारा लॉगिन करना पड़ता है? फिर क्या करें उसके लिए? लोकल स्टोरेज में डेटा सेट करा सकते हैं। लोकल स्टोरेज में डेटा कहाँ पे रखें, किस तरह से रखें बताओ? ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो हैंडलर था ऑथेंटिकेशन के लिए, हमने एक हैंडलर बनाया था ना जो कि ऑथेंटिकेशन को हमेशा सेट कर रहा था, कहाँ पे कर रहा था वो? ऐप के अंदर था, ये रहा ना सेट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये जब भी कोई भी नई डेटा की जो वैल्यू है उसको हमें सेट करवाए, सेट करवाने से के साथ साथ एक काम और भी करें। कौन सा काम करे? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम सबने यूज़ किया है ना, इज़ लॉग्ड इन, और इसको वैल्यू क्या दे दे? अच्छा, इसको जो है ना वो वैल्यू रिकमेंड की जाती है, आप जो है ना जब भी आप इसको पास करो, वो पास करो किसी ऐसे फॉर्म के अंदर जिसको आप आराम से कंपेयर करा सको, जिसमें टाइप का इशू ना हो। तो हमेशा स्ट्रिंग वाली जो टाइप होती है ना वही उसको दी जाती है, क्योंकि ये भी हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा को रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको कि भाई अगर मेरे पास ये जो वैल्यू है वो अगर ट्रू आ रही है, ठीक है, वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब यूज़र अभी लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या आ जाए यहाँ पे 1, और इस टाइम पे 0। अब देख लेते हैं कि मेरे पास क्या कहते हैं वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही। मेमोरी में चले आते हैं हमारे पास, सॉरी एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो पुराना कोई डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं और ठीक है भाई, लॉगिन करते हैं, हमारे पास लॉग्ड इन हो गया, और लॉग आउट करते ही वैल्यू वापस 0 हो गई, सही है। अच्छा, अब लॉगिन कर लिया, अब हम अब रीलोड कराते हैं, अभी भी लॉगिन पे आ गया। क्यों आ गया? अभी हमने चेक ही नहीं किया लॉगिन। जब हमारे पास फर्स्ट टाइम डेटा रेंडर होगा उस टाइम पे हमने चेक करना पड़ेगा ना कि डेटा में क्या आ रहा है। बात समझ में आई है?
अच्छा, अब वो फर्स्ट टाइम वाला काम कैसे करूँ कि जब एप्लीकेशन मेरी पहले बार लोड हो रही है उस टाइम पे ये वाला काम हो। अच्छा, चलो मैं समझता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं ऐप के अंदर ऐसे ही रख देता हूँ चेक करने के लिए कि ऐप का कंपोनेंट मेरा कब कब चल रहा है, ये चेक करने के लिए, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं ऐप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐप कंपोनेंट कॉल्ड। पता है आपको ये कितनी बार चलेगा, कब कब चलेगा? ठीक है, फर्स्ट टाइम चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला। जब जब मेरी स्टेट के अंदर चेंज आ रही है तो मेरा ये कंपोनेंट उतनी ही बार ये फंक्शन पूरा चल रहा है कंपोनेंट का, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि स्टेट के अंदर जो है ना वो हमें डेटा सोच समझ के रखना पड़ता है, क्योंकि स्टेट में जब भी चेंजिंग आती है तो फिर क्या होता है, डेटा री रेंडर हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये वाला काम तो हमारा ऐसे चल नहीं सकता, है ना। अब हम इसके लिए क्या करें कि हमें इसको सिर्फ फर्स्ट टाइम चलाएं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक हमारे पास हुक होता है यूज़ इफेक्ट के नाम से, ठीक है, ये भी आपको रिएक्ट से मिल जाएगा। यूज़ इफेक्ट को आप पास कर रहे हो तो क्या, एक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम यानी ये यूज़ इफेक्ट जब ये चलेगा तो मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है वो क्या करोगे, आप चेक करना इस लॉग्ड इन की वैल्यू को गेट करना, ठीक है, सही है भाई। और इसका जो भी आउटपुट है वो मैं कहाँ पे रखवा लेता हूँ, कांस्टेंट इस लॉग्ड इन के अंदर, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो या वन। मुझे वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में चाहिए, ट्रू या फॉल्स में। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इज़ लॉग्ड इन कैसे पता चलेगा, ट्रिपल इक्वल्स टू वन, अब चल जाएगा। अगर इज़ लॉग्ड इन वाली वैल्यू जो है वो उसमें स्ट्रिंग वाला वन रखा हुआ है तो फिर इज़ लॉग्ड इन करो। अगर वैल्यू में ज़ीरो मिल जाता तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर इस वाली इस लॉग्ड इन के अंदर उसको कुछ मिलता ही नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल समझ लो यूज़र फर्स्ट टाइम मेरे पास आया तो यहाँ पे भी तब भी उसको वन तो नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। अनडिफाइंड वाली कंडीशन पे भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, और इस लॉग्ड इन में क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब चलो इस लॉग्ड इन तो आ गया, अब मैंने इसको ही अपडेट भी करवा लेना है, किसमें, सेट इज ऑथ के ज़रिए। सेट इज ऑथ पे क्या चला जाएगा, इस लॉग्ड इन, सही है भाई, अब चल जाएगा। हम वापस आ रहे हैं एप्लीकेशन में, इस लॉग्ड इन में वन रखा हुआ था, मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट। अब ज़ीरो आ गया, अब रीलोड कर लेता हूँ तो लॉगिन पे ही रहा, फिर लॉगिन करता हूँ, अब लॉग आउट कर लेता हूँ तो वन पे ही रहा, सही है भाई, रीलोड करने के बाद। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं काम चेक करना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये यूज़ इफेक्ट मेरा चल कितनी बार रहा है, कब कब चल रहा है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये सारा जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना ये आपको यूज़ इफेक्ट अच्छी तरीके से समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसोल डॉट लॉग यूज़ इफेक्ट कॉल्ड, रीलोड कर लेते हैं, कंसोल पे आ जाते हैं। यूज़ इफेक्ट ऑलरेडी दो बार चल चुका है, हालांकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, एक बार चला, फिर क्लिक किया, एक बार चला, फिर क्लिक किया, एक बार चला, फिर क्लिक किया, एक बार चला। लेकिन यार ये वाला सिनेरियो थोड़ी चाह रहा था मैं, ये तो नहीं चाह रहा था ना मैं तो चाह रहा था कि भाई फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन रीलोड हो रही है मेरी उस टाइम पे चले, जब मेरा पेज लोड हो रहा है, मेरी एप्लीकेशन लोड हो रही है तो चले। ये तो बार बार चले जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या हुआ यूज़ इफेक्ट का। यूज़ इफेक्ट इसलिए मेरे पास सही नहीं चल रहा क्योंकि मैंने यूज़ इफेक्ट को हमेशा बताना होता है डिपेंडेंसीज़। क्या बताते हैं, डिपेंडेंसीज़, यानी कौन कौन सी चीज़ों के अपडेट होने के ऊपर यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। यूज़ इफेक्ट अब वॉच कर रहा होता है वेरिएबल्स को, वो वेरिएबल्स अपडेट होंगे तो यूज़ इफेक्ट कॉल होगा, वरना यूज़ इफेक्ट कॉल नहीं होगा। और वो मैंने उसको पास ही नहीं किया,
इस वजह से ये क्या हो रहा है, पूरे कंपोनेंट के लोड होने पे हर बार जितनी बार कंपोनेंट लोड हो रहा है उतनी बार ये भी लोड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बता देता हूँ एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे का मतलब पता है क्या है, सिर्फ जब फर्स्ट टाइम यूज़ इफेक्ट लोड होगा सिर्फ उस टाइम चलेगी, उसके अलावा नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, देख लो सिर्फ एक बार चला, ठीक है, और उसने मुझे लॉगिन कर दिया। मैं लॉग आउट कर देता हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अगर चलो मैं लॉगिन पे रहते हुए रीलोड करता हूँ, लॉगिन पे ही रहा, लॉग्ड स्टेट पे रहते हुए रीलोड करता हूँ, लॉग्ड स्टेट पे रहा। यानी ये सिर्फ आप मेरे जो मेरा डिज़ायर्ड वो था वे उसी हिसाब से चल रही है, उसके अलावा नहीं चल रही। सही है भाई। अच्छा, यूज़ इफेक्ट का जो अभी हमने एम्प्टी एरे दिया है, इस एम्प्टी एरे को हम क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं। देखो इसके अंदर हम पास करते हैं कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास यूज़ इफेक्ट की कोई भी लॉजिक चल रही हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास कोई भी लॉजिक किसी भी स्टेट के लेके नहीं, स्टेट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं एम्प्टी एरे ही रख सकता हूँ उसको। सही है। अगर मैंने कहीं पे भी मेरी इस लॉजिक के अंदर स्टेट आ जाती है, फॉर एग्जांपल मुझे इस ऑथ वाले वेरिएबल का यूज़ करना पड़ जाता कहीं पे भी, तो फिर मुझे इस ऑथ यहाँ पे भी देना पड़ा होता, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी स्टेट से रिलेटेड लॉजिक मुझे यहाँ पे मेरी यूज़ होगी, उतने ही मैं यहाँ पे उसको वेरिएबल्स पास करूँगा। सही है भाई। अच्छा, अब यूज़ इफेक्ट हमने तो कर लिया, यूज़ इफेक्ट की के अंदर ही एक और चीज़ भी होती है। वो क्या होता है, वो होता है यूज़ इफेक्ट का एक क्लीन अप फंक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, क्योंकि यूज़ इफेक्ट जो है ना वो बेसिकली अगर आप कहीं पे भी बाइंड करते हो तो वो फिर ऐप जो आपका कंपोनेंट है। अच्छा, कंपोनेंट की भी पता है आपको लाइफ साइकिल्स होती है, ठीक है। कोई कंपोनेंट जो है वो क्या कहते हैं, जब जैसे ही आपकी स्क्रीन पे सामने आया, ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल उस टाइम पे स्टार्ट हुई, ठीक है। वो कंपोनेंट आप उस पेज से ही दूसरे पेज पे चले गए जिस पे वो कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब वो कंपोनेंट क्या हो गया, अब डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। ये लाइफ साइकिल्स होती है कंपोनेंट की, ठीक है। इसी तरीके से कंपोनेंट के अपडेट होने की भी लाइफ साइकिल होती है। आपने कंपोनेंट में कोई ऐसा काम किया जिसमें कंपोनेंट में डेटा चेंज हो रहा है आपके सामने, तो कंपोनेंट क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है। कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है, कंपोनेंट अपडेट होता है, कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है। सही है भाई। इस तरह की और भी उसमें कुछ लाइफ साइकिल्स होती है, ये सारी कंपोनेंट की क्या होती हैं, लाइफ साइकिल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल्स होती है ना, फॉर एग्जांपल अब यूज़ इफेक्ट के अंदर एक ये इशू है कि यूज़ इफेक्ट अगर आप कहीं पे भी किसी कंपोनेंट पे लगा देते हो ना, तो यूज़ इफेक्ट कंपोनेंट के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने के बाद भी अगर वो अपना काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमारी एप्लीकेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों, एक्स्ट्रा काम हो रहा है ना, अब उसका काम तो नहीं है, कंपोनेंट तो डिस्ट्रॉय हो गया, यूज़ इफेक्ट का अब क्या काम। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट का एक क्या करते हैं, एक क्लीन अप फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि खुद रिएक्ट ही हमें प्रोवाइड करता है कि अगर आपका जब भी कोई कंपोनेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा हो, तो फिर आप क्या करो, एक क्लीन अप फंक्शन ले लो, ठीक है। तो ताकि अगर आप कोई भी लॉजिक कहीं पे चला रहे थे, उसको आपने अब ख़त्म करना है तो आप उसको ख़त्म भी कर सको, आपको पता चल जाए कि भाई ये कंपोनेंट जो है अब डिस्ट्रॉय हो रहा है। सही है भाई। वो कैसे होगा, इसी यूज़ इफेक्ट को हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कचरा नहीं करते बल्कि किसी अच्छी जगह पे एक और यूज़ इफेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी। बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे भी नहीं, इसको ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा चेंज हो रहा हो, ताकि हमें पता चले कि अभी कौन सा कंपोनेंट है कौन सा नहीं है। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं यहाँ से, और इसको यूज़ करते हैं हम टू डू के अंदर, ठीक है, ताकि हम लॉग आउट करें तो हमें पता चले कि अब यूज़ इफेक्ट वाला काम जो है वो रुक गया है या नहीं रुका, ठीक है। तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये जो यूज़ इफेक्ट है जब ये चले तो ये क्या कर दे, ये यूज़ करे, आपका अल्लाह भला करे। हम लोगों ने सेट इंटरवल पढ़ा है ना, सेट इंटरवल देखा था हमने, और क्या होता है एक सेट टाइम आउट, ठीक है। चलो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट इंटरवल बनाना चाह रहा हूँ, सेट इंटरवल, ठीक है। इस सेट इंटरवल के अंदर हम क्या पास करते हैं, एक, ठीक है, फंक्शन। चलो फंक्शन भी मैं बस इसको console.log ही पास कर रहा हूँ, ठीक है, console
डॉट लॉग, और ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग ये करेगा रनिंग, और ये कब कब चलेगा, हर 1 सेकंड के बाद। सही है भाई, सेट इंटरवल मैंने चलाया यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, अच्छा इसको रीलोड करना पड़ेगा। सही है, वो हमने कहीं पे वो कोई बीच में वो रील चल गया होगा यहाँ पे ऑटो रीलोड इसका, तो इस वजह से। ठीक है, तो भाई रनिंग जो है वो हमारे पास चल रहा है। सही है भाई, चल रहा है ना। अच्छा मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉग आउट। देखो वो कंपोनेंट डाई हो गया हमारा, टू डू वाला कंपोनेंट डाई हो गया ना, लेकिन हमारे पास ये जो इंटरवल है ये अभी भी चल रहा है। इसका मतलब क्या है, बिला वजह की हमारी एक मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो रही है। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब ये कंपोनेंट ख़त्म हो जाए, टू डू वाला कंपोनेंट, यानी यूज़र लॉग आउट कर जाए, लॉग आउट करेगा तो टू डू वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके डिस्ट्रॉय होने पे ये वाला काम रुक जाए। आपको पता है सेट इंटरवल जो है वो आप जब लगाते हो तो सेट इंटरवल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, मतलब क्लियर भी कर सकते हो। कैसे क्लियर होता है, पहले तो इस इंटरवल को मैंने कहीं किसी कांस्टेंट में रखना पड़ेगा, कांस्टेंट इंटरवल इक्वल्स टू करके, ठीक है। और अच्छा अब पता कैसे चलेगा कि ये जो कंपोनेंट है ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो पता चलेगा यूज़ इफेक्ट के क्लीन अप फंक्शन से। क्लीन अप फंक्शन कैसे क्या होता है, मतलब ये कहता है कि भाई आप यूज़ इफेक्ट से ही रिटर्न करवा दो अगर एक फंक्शन, तो ये वाला जो फंक्शन है ये कब चलेगा, जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कंसोल करके यहाँ पे देख भी सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट डिस्ट्रॉयड। ठीक है भाई, यहाँ पे लोड करते हैं, आ गए हम लॉग आउट पे, और कंपोनेंट डिस्ट्रॉयड लॉग आउट करते हैं। सही है भाई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर करवाने के लिए क्लियर इंटरवल, और इसको वो वाला अपना वाला इंटरवल पास कर देंगे कि जब भी ये डिस्ट्रॉय हो, डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हो जाए, क्लियर कर दे उसको। यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हमारे पास ठीक है भाई इंटरवल चल रहा है, और लॉग आउट करते हैं तो हमारे पास वो रुक गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ये हमारा था यूज़ इफेक्ट का क्लीन अप फंक्शन।